बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। आज इस साल का आखिरी दिन आपसे मुलाकात हो रही है आज, फिर हम नए साल में आपसे मुलाकात करेंगे। तो लेकिन हम वेट कर रहे थे कि कब थर्सडे आए और प्रसाद सर से बातचीत करेंगे। तो मैंने तो आज अपने गेस्ट करती हैं दीपिका, मैंने उनको बोला कि मैं जिस दिन प्रसाद सर आए तो समझ लेना कि 11 बजे तक कोई और ना हो। प्रसाद सर के पास इतना ज्ञान होता है कि 11 बजे तक किसी और को मत करो भले भी, ठीक है। बट एनी हाउ, अच्छा सर, प्रसाद सर, एक तो पहले आपका इंडेक्स पर व्यू, निफ्टी पर अभी क्या करना चाहिए और फिर आगे कैसे ट्रेड करें इसमें। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग पिछले 6-9 साल से जुड़े हुए हैं और हंसते खेलते तेजी भी हो गई, लोगों ने खूब सारे पैसे भी कमाए और आपके साथ जो हम बने हुए हैं उसमें हम लोग हर थर्सडे को मिलते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा खासा मजा आता है, इंतजार रहता है हम आपसे मिले, हम आपसे जुड़े रहे। और सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कॉल आपको, उम्मीद करता हूं कि आप उसमें पैसा बना रहे हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो रहे हैं उसमें। और डिम्पी जी के लिए भी मैं थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी सारे दर्शकों को एक साथ लाया, सभी एनालिस्ट को, अच्छे अच्छे एनालिस्ट को लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कॉल्स देते हैं और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं भी ये चैनल देखता हूँ और मेरा भी उसमें फायदा होता है। थैंक यू अगेन डिम्पी जी। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू सर। निफ्टी का जो व्यू है ना डिम्पी जी, जैसा मैं अभी थर्ड टाइम कह रहा हूँ क्योंकि ये साल का आखिरी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इधर भी कि शायद हम, ऐसा हो सकता है कि 12,500 का जो टॉप है हमने वो छोड़ दिया, अभी वापस वो कभी आ भी नहीं जाएगा शायद, अगर अपना नसीब अच्छा है तो शायद जिंदगी में भी नहीं आएगा, या कभी टच एंड गो करके आ सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी हम लोग जो बाय कर रहे हैं कोई भी स्टॉक, अभी 14,000 है, हम लोग रियर व्यू मिरर जो गाड़ी में रहता है वैसा देख के बाय करें, अरे 7,500 से 12,000 14,000 हो गया, अभी कैसा लेने का। तो जो कार चलाते हैं उनको आइडिया रहेगा, रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं पीछे से कुछ नहीं, तभी हम आगे जाते हैं। तो ऐसा करके बाइंग हो रहा है। ये बाइंग जो है मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस बाइंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो ये बनती है, यहाँ पे भी करेक्शन आएगा, जैसा एक्चुअली मेरा लास्ट टाइम का व्यू था 13,800 निफ्टी कैश का स्टॉप लॉस के साथ, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन टू 13,150, तो स्टॉप लॉस टूट गया, मेरा व्यू भी चेंज हो गया उसमें। तो बुल मार्केट में ऐसा होते रहेगा और यहाँ पे भी मुझे लगता है 14,100 से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन कितना आएगा, करीब 13,600 650 तक आ जाएगा, लेकिन ये करेक्शन रहेगा, इसके बाद वापस तेजी चालू हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा फॉल आएगा 2,000 पॉइंट का, 3,000 पॉइंट का, अभी तो नहीं लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग अबाउट इट, बट टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट में भी एक मेजर रूल जो हम लोग फॉलो करते हैं, इज द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अभी तो ट्रेंड तो तेजी का ही है, और मेरे हिसाब से डर के सौदा करने से अच्छा है स्टॉप लॉस लगा के सौदा कीजिए, यू विल बी इन द ट्रेंड, और अगर लॉस हो रहा है स्टॉप लॉस लगा के निकल भी जा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइन या बाय एट मार्केट प्राइस, वही स्ट्रेटेजी रहना मांगता है विद स्टॉप लॉस। ठीक है सर, मैं आपकी पूरी बात से एक चीज समझ रहा हूँ कि बाजार को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात आप सिरे से बात बोल सकते हैं कि हाँ, बाजार को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग मूव के लिए वो एक अलग बात है, वो एक अलग है, लेकिन बाजार पे मंदी नहीं सोचनी चाहिए। आपकी मोटा मोटी बात से यही बात साफ निकल के आ रही है। नहीं डिम्पी जी, मंदी का तो फिलहाल सवाल ही नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि कोई भी स्टॉक में मंदी हो रहा है ना अभी, तो मान लो 10 रुपया गिरता है वो, तो 10 रुपया गिर के 30-40 रुपया 50 रुपया बढ़ता है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि हम लोग 10 रुपया कमाने के पीछे जाए या 50 रुपया कमाने के लिए, यू बी रेडी टू बाय ऑन डिक्लाइन। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कैच अ बिगर मूव, नॉट अ स्मॉलर मूव। स्मॉलर मूव या 5-10 रुपए का कमाने को मंदी करते हैं, लेकिन उसके पीछे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका मार्जिन ब्लॉक होता है, आपका एनर्जी ब्लॉक होता है, और 30-40-50 रुपए का अपमूव भी निकल जाता है, उसके बाद जो आता है वो, या दूसरा स्टॉक में मिलता है वो। तो आपको हमेशा परसेंटेज रिटर्न देखना चाहिए, और परसेंटेज रिटर्न में कोई भी स्टॉक में, 100 रुपए के स्टॉक में 10 रुपया करेक्शन आता है, तो उसके पीछे लगने के अलावा 100 रुपए के स्टॉक में आप 50 रुपए कमाने को, तो वो भी एक रीजन होता है कि मंदी में कोई परसेंटेज रिटर्न या आपको खास रिटर्न नहीं मिलेगा, पहले तो मिलेगा भी नहीं,
और परसेंटेज रिटर्न तो मिलेगा भी। ठीक है सर। अब आते हैं सर अलग अलग स्टॉक्स पे। बहुत सारे शेयर्स लोग आपसे पता भी करना चाहते हैं, आपका शेयर भी सुनना चाहते हैं, पुराने शेयर्स पे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं सर, आज एक कंपनी कैश की है, कल भी सर पता कर रहे थे उसके बारे में, वो है जिंदल हिसार। अगर आप एक बार ये देख पाए तो जिंदल स्टील के नाम से एक कंपनी होगी, लेकिन ये जिंदल हिसार लिखते हैं, तो मेरे को तो एक बार पहले कोड पता करना पड़ेगा, उनका कोड वगैरह क्या है। तो 1 मिनट के लिए सर छोड़ देते हैं इसको, एक काम करते हैं ये जिंदल हिसार वाले को ना। तो आज शुरू करते हैं फिर रिलायंस से। मेरे को एक बार आप कोड लिख देगा, जिनका भी सवाल है आप मेरे को कोड लिख के भेजो आप, ऐसे फिर मेरे को पता नहीं लग पाता। रिलायंस से शेयर शुरू करते हैं। रिलायंस पे सर क्या 2000 का लेवल और 1900 का सपोर्ट, ये किस तरफ इसको रखेगा? डिम्पी जी, ये स्टॉक अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये 2022 तक जाके थोड़ा नीचे आता था, 2020-22। लास्ट टाइम हमने इसका डिस्कशन किया था, तभी मैंने कहा था ये नीचे में 1920 तक आएगा। तो उसके सामने इसने कुछ पैनिक बॉटम बनाया लगता है 1856, और उसके बाद भी 1888 तक आया था। और 1888 आने के बाद ये 2022 के ऊपर निकल गया, तो 2025 बना है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से अभी अच्छा हो रहा है और अच्छा भी हुआ है। और थोड़ा डिक्लाइन में अगर मिलता है तो अच्छा है, लेकिन इसका मैं पहले आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनता है। 1920 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक वापस, मुझे लगता है इसका हाई जो है करीब 2200, 2125, 2200 और 2300 तक जाएगा। और आपको थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस मिलता है नजदीक का, तो भी वो 1947 का होता है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस और 200-300 रुपया मिलेगा इसमें। इसमें नया आदमी भी ले सकता है क्या, जिनका पुराना है सिर्फ वही रखे अभी? क्योंकि भाई 2000 का चल रहा है, या तो कोई सी डिप में आके वो नया आदमी प्लस करे इसको। क्योंकि आप जो स्टॉप लॉस दे रहे हो थोड़ा 50-60 रुपए नीचे है, तो 30 रुपए तो कम से कम और गुंजाइश रखे वो नीचे आने की। या फिर यही 2000 पे भी ले सकता है, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़ा शेयर है, कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं भी देता। डिम्पी जी, बड़ा शेयर है, लेकिन जिनको भी लेने का है ना, देखो ऐसा हो रहा है, एनएसई में ये 2022 के ऊपर नहीं गया है, और बीएसई में 2025 जाके आया है। तो जो एनएसई का हाई है 2022, उसको इसको क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम एनएसई में होता है। तो मैं ये कहूंगा अभी थोड़ा रुकिए, 2022 के ऊपर एनएसई में जाता है तभी आप खरीदीजिए, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग मूव देगा। स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ तक रहेगा? तो मेरे हिसाब से करीब 2100 से 2200 तो पहला टारगेट रहेगा, और फाइनल टारगेट इसका करीब 2300 रहेगा। मैं आपको एग्जैक्ट टारगेट बताऊं तो ये बन जाता है करीब, अपसाइड में इसका टारगेट बनता है 2113 टू 2272। बट अगर 2022 में एनएससी के ऊपर, मैं कैश का बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर निकलता है, देन ओनली यू बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1950, और टारगेट रहेगा करीब 2100 टू 2172, 2272। ठीक है सर, डन। तो अभी जो जिंदल हिसार की बात हो रही थी, उन्होंने कोड भेज दिया है सर, एक बार लगे आप उनका सवाल ले ही लेते हैं, तो फिर पीछे छूट जाता है। सर जीएसएल हिसार के नाम से आप देखिएगा, जीएसएल हिसार के नाम से आपको उनका शेयर मिल जाएगा। जिंदल स्टील हिसार के नाम से है ये, और इसका जो भाव है वो 137 रुपए का है शेयर, 137 का सर। जीएसएल हिसार 137 का शेयर है सर। इन्होंने लिया या लेने का इनको? सर उन्होंने ले रखा है। तो ले रखा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक करीब अप्रैल 20 में इसका भाव था करीब 30 रुपीज। 30 का लो बना है 25 मार्च को, जब भी लॉकडाउन के आसपास, और उसके बाद अभी ये 100 रुपया बढ़ गया, 142 का रेट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लगभग फुल्ली प्राइस है। 154 का टारगेट था, और 154 के टारगेट के बाद इसका अपर साइड का टारगेट है 204 का।
तो इन्होंने लिया है, मुझे नहीं पता क्या भाव में क्या रेट में लिया है, लेकिन थोड़ा बाइंग अगर नजदीक के प्राइस में जैसा दिख रहा है कि करीब 130 25-30 में, तो काफी ऊपर में लिया है। तो इसके लिए इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 123 का है, यानी समझ लीजिए 125 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। ये स्टॉक अभी भी क्षमता रखता है यहाँ से 200 203 तक जाने की, 200 तक जा सकता है ये स्टॉक। और लेकिन 125 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 125 टूटेगा तो फिर इसमें डाउन साइड चालू हो जाएगा, फिर 104 भी आके तोड़ देगा, फिर नया सपोर्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो 125 का स्टॉप लॉस के साथ इसका टारगेट पकड़ लीजिए 200 203 तक। सर नए वाले को तो लेना नहीं है, जिनके पास है सिर्फ उन्हीं को रखना है। ये नए वालों के लिए तो कोई एडवाइस नहीं है ना इसमें? नहीं, आप ले सकते हो, नए लोग भी ले सकते हो, जिनको लेने का है वो स्टॉप लॉस 125 का लगा के ले सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है ये स्टॉक 30 रुपए से चला हुआ है, तो ये इट इज ड्यू फॉर अ करेक्शन। वो करेक्शन 125 टूटता है तो फुल करेक्शन यानी करीब 2-3 महीने या 6 महीने का करेक्शन में जाएगा, तो इसमें मन तेजी का आप भूल जाना 125 टूटता है। ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा सर, एक शेयर और है जो एक्चुअली मेरा एक सवाल है, वो काफी दिनों से मेरे को शेयर दिख भी रहा है, वो है सिप्ला। एक बार आप जरा सिप्ला देखना सर, आपको कितना ठीक लग रहा है ये? ये थोड़ा वेव काउंट इसका ट्रिकी है, तो इसमें मुझे ऐसा क्लियर जवाब देना मुश्किल होगा कि यहाँ पे बाय करो और सेल करो, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक मेजर लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में है। अभी भी मान लो अगर ये स्टॉक इसके नीचे नहीं आता है 790 रफली 800 के नीचे नहीं आता है, तो अप ट्रेंड मेंटेन रहेगा। मेंटेन कितना रहेगा, यहाँ से स्टॉक आराम से डबल हो जाएगा, इतना भी स्टॉक में क्षमता है। यानी जिनको ब्लू चिप स्टॉक मांगता है, फार्मा सेक्टर मांगता है, तो ये स्टॉक जमा कीजिए, 50-100 रुपया नीचे आएगा, यानी ये नीचे वापस कितना आएगा, 700 तक आएगा। तो 700 तक भी आता है, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कीजिए। ये वापस 700 से आपको 1300-1400 के भाव अगले तेजी में दे दे, तो आपका इसमें थोड़ा नजरिया बड़ा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टॉक करेक्शन में वेव काउंट अभी मेरे हिसाब से थोड़ा क्लियर नहीं है। तो प्रसाद सर, मैं अगर इसमें ये मान के चलूं कि मेरे को एक 2021 के अंदर एक शेयर के साथ एसआईपी शुरू करनी है, मैं 1000 से लेकर 10,000 1 लाख जैसी मेरी क्षमता है, मैं उस हिसाब से एसआईपी करना चाहता हूं, तो क्या अपनी लिस्ट में सिप्ला को डाल दूं? क्या मैं हर गिरावट में सिप्ला को ले सकता हूं? क्या आप जब तक 700 का लेवल बता रहे हैं, 700 तक की गिरावट में मैं धीरे धीरे करके एसआईपी मोड में सिप्ला को एक्युमुलेट करना चाहता हूं, क्या मैं एक्युमुलेट कर सकता हूं? जी डिम्पी जी, ये जो मेरा वेव काउंट का कंफ्यूजन था और उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना, उसका सॉल्यूशन आपने दे दिया कि आप एसआईपी में इसे खरीद सकते हैं, डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और एसआईपी जब भी आप करें तो अभी भी कर सकते हैं, और नीचे आएगा तो 800 तोड़ेगा तो थोड़ा आप रुक के 725 750 से वापस शुरू कर सकते हैं। इतना ही, मैं ज्यादा एसआईपी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइमिंग कर सकते हैं उसमें। और दूसरी बात है, एसआईपी करने के लिए और 1-2 स्टॉक भी अच्छे हैं जो ब्लू चिप में है ना, वो उसमें का इफ यू परमिट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रिटानिया पे एसआईपी कीजिए। अभी नहीं, अभी का भाव जो ब्रिटानिया पे चल रहा है वो करीब 3700-800 का चल रहा है, तो ब्रिटानिया आपको एसआईपी करने का है तो इसका प्राइस रहेगा करीब 3300 के आसपास नीचे आएगा। 3250 का प्राइस पे आप एसआईपी चालू कीजिए, तो वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी रहेगा। लेकिन एसआईपी के लिए टाइमिंग नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा उसमें लीनियंट रहिए, 3300-400 पे ब्रिटानिया पे एसआईपी या डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक ब्लू चिप्स है, तो ये अच्छा आपका पोर्टफोलियो बनेगा अगले साल के लिए। ठीक है, तो आपने 2 शेयर दे दिए सर, एक तो ब्रिटानिया और दूसरा आप सिप्ला, ये दोनों शेयर्स पे आप एग्री हो? ब्रिटानिया आपकी तरफ से, सिप्ला आपने चार्ट देख के कह दिया कि यस इसमें एसआईपी किया जा सकता है, तो ब्रिटानिया और सिप्ला, इन दोनों में आपके लिए 2021 का जो पोर्टफोलियो है ना, ये भी अच्छे से डिजाइन हो रहा है, बहुत अच्छे से डिजाइन हो रहा है। और वैसे मैं बता दूं, हर्ष सोरू जी हैं,
वो प्रसाद सर के बहुत बड़े फैन है। अभी अभी उन्होंने एक मैसेज लिखा, सर आपके सारे शेयर्स उन्होंने खरीदे, उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत अच्छे पैसे बने। मैं वो जरा मैसेज दिखाइए अभी जो हर्षा सोरू जी ने लिखा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रसाद सर, आई मेड गुड प्रॉफिट ऑन द कॉल्स ऑफ HDFC, EMC, थॉमस कुक, ज्योति लैब, स्ट्राइड्स फार्मा, साउथ इंडियन बैंक। उन्होंने बकायदा सब कुछ सारे आपके शेयर्स लिख रखे हैं। इतना तो मेरे को भी याद नहीं था आपके सारे शेयर्स, बट हाँ उन्होंने सारे कंपाइल करके बकायदा शेयर। हर्षा सोरू जी का एक बार मैसेज दिखाओ आप, सबसे लास्ट वाला जो अभी अभी आया 10:35 पे, वो आप जरा मैसेज एक बार शो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी आ जाएगा सर, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा वो, तो हर्षा सोरू जी का ये मैसेज है ये। ठीक है, अच्छा सर मैं आगे आ रहा था, ये 2021 का तो हमने पोर्टफोलियो आपके साथ बना ही रहे हैं। इसमें एक सिप्ला और एक ब्रिटानिया, ये तो मैंने आपको दे ही दिया। अब एक शेयर सर और मेरी लिस्ट में आ रहा है बार बार, जिसको मैं पता करना चाहता हूँ, वो है सर BEL। एक जरा ये शेयर भी देखिएगा सर, BEL। जी हाँ डिम्पी जी, ये जो अभी इन्होंने मैसेज भेजा उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ, और सभी दर्शकों का धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि आपको और हमको समय देते हैं और हमारे कॉल से उनको फायदा होता है। तो जो अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके लिए भी शुक्रिया, जो गलत स्टॉप लॉस होते हैं उसमें भी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर कहेंगे तो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और हम लोग कोशिश तो करते हैं कि अच्छे कॉल आपको दे, और अगर दर्शकों का फायदा होता है तो जरूर लोग अच्छे कमेंट्स पोस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिम्पी जी, ये जो स्टॉक है ये एक मोनोपोली है, और इसका जो खासियत है डिम्पी जी के मोनोपोली होने के बावजूद ये भारत का PSU में डिफेंस सेक्टर का काम करती है, और इसमें काफी सारा इसमें होल्डिंग बना हुआ है, गवर्नमेंट का भी है और लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी है। आप थोड़ा 2 या 4 क्वार्टर्स का नजरिया ले लें, यानी 6 महीना या 1 साल का नजरिया ले लें, ये अभी जो इसका भाव चल रहा है करीब 115-120, ये इसका लास्ट हाई है 189 का, ओके 193 का, इसके ऊपर चला जाएगा एकदम गारंटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ कि ये 193 के ऊपर चला जाएगा। अभी ये स्टॉक थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी 1 साल का व्यू है। अभी ये शॉर्ट टर्म में स्टॉक 86 से करीब 126 तक ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से ये करेक्शन दे रहा है 122 से, ये स्टॉक करेक्शन दे रहा है, तो ये करेक्शन में अपने को वापस इसमें एंट्री करने का है 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आपको खरीदने का है तो 100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और खरीदीजिए, और खरीदने की प्राइस जो रहती है इसमें करीब 105-110 के आसपास खरीदने का है, और स्टॉप लॉस 100 का रहेगा। तभी इसका नेक्स्ट अपमूव आएगा वो करीब 133 से 147 तक आएगा। दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी मार्च एंड तक आपको दिखेगा, रफली बोल रहा हूँ मैं, मार्च एंड 133 to 147 का टारगेट आ जाएगा मार्च एंड तक, और अगले साल के नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये करीब मेरे हिसाब से 193 के ऊपर चला जाएगा। तो सर इसको भी SIP मोड में डाल दें या फिर इसको सीधा भी ले सकते हैं? मतलब अगर मान लो BEL आपको ठीक भी लग रहा है, आप मार्च तक का भी बता रहे हो कि इसमें 20-30 रुपए तक की गुंजाइश है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 20-25% है वो, हाँ, तो क्या फिर इसको सीधा ले लें या फिर इसको भी SIP वाली ही कैटेगरी में डाल दें? SIP आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ टारगेट ऑफ 190, मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ 190 गारंटी के साथ आएगा, तो उसके लिए आप अभी भी लीजिए। 190 में आपका स्टॉक चला जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा 6 to 9 मंथ्स प्लस। SIP करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें भी, बट 190 पे पूरा SIP आप एग्जिट कीजिए। ठीक है, तो आपने आज 3 शेयर कर दिए, एक तो सिप्ला, दूसरा ब्रिटानिया, तीसरा BEL। ये 2021 के शेयर हैं सारे के सारे। ये ताम झाम करके कार्यक्रम बना के ये ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स बना के नहीं, बहुत शांति से आपको प्रसाद सर बता रहे हैं और विद द कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि BEL, ब्रिटानिया और सिप्ला, ये 3 ऐसे शेयर्स हैं जिसको आप धीरे धीरे करके आप शुरू कीजिए, खरीदारी कीजिए, आप SIP भले कीजिए, आपको जब मौका लगे आप इनमें थोड़ा बहुत खरीदारी कीजिए और आपको इसमें से फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये शेयर आपके लिए हो गया। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों को, देखो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग मार्केट बढ़ रहा है तो हम लोग रियर व्यू मिरर में जैसा देखते हैं
वैसा करके अरे मार्केट बढ़ गया अभी लेने का क्या, वैसा करेंगे। तो इसके लिए एक बेंचमार्क रहता है। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में तेजी और रहेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बात किया, अभी उसका टारगेट ही 115 120 अभी का भाव चल रहा है। तो यहाँ से वो 190 जाएगा, तो उसको टाइम तो लगेगा। तो 190 जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक महीने में जाएगा, 1-2 साल लगेंगे, लेकिन तभी तक डिम्पी जी मार्केट में तेजी मेंटेन रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अकेला तो नहीं जाएगा ऊपर, या अपने दूसरे स्टॉक्स है, ग्रेफाइट है, साउथ इंडियन बैंक है, और भी मैंने कई स्टॉक्स बताए, वो अकेले तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो मार्केट में तेजी ओवरऑल मैं कहता हूँ बने रहेगा। उसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी 190 192 क्लियरली 190 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अभी सुशील जी ने एक क्वेश्चन किया है कि सर प्लीज एडवाइस सम स्क्रिप्ट फॉर द 2021, तो कुछ रीशफलिंग करना चाहते हैं। तो रीशफलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ अगर आप कुछ और छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रसाद सर के शेयर ही गिनिए, तो आपके पास ऑलरेडी 6-7 शेयर तो मैं ही आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला, ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज, लिख लीजिए पहले बकायदा, ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा। हम एक काम और करेंगे, इस चंक को भी काट देंगे, जो प्रसाद सर के सारे 2021 के शेयर हैं। तो एक काम कीजिए प्रसाद सर, फिर आप ही बोलिए, आज 2021 के आप वो सारे शेयर्स बता दीजिए, अभी जो आपने देख रखे, जो आपके पुराने शेयर्स भी होंगे, अगर कोई नया एडिशन भी करना है तो कर दो आप। तो फिर हम एक काम करते हैं, आपके 2021 के ये जो शेयर वाला हिस्सा है, इसको काट के अलग से भी यूट्यूब पे डाल देंगे। तो ये तो चैनल पूरा रहेगा ही रहेगा, पूरा प्रोग्राम तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बोल देता हूँ आपकी तरफ से। डीपी आप बोलो, बाद में इफ यू मिस एनीथिंग आई विल कंप्लीट इट। ठीक है देन, तो फिर पहला करते हैं ग्रेफाइट इंडिया। आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा, तो ये 2021 के शेयर हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ग्रेफाइट इंडिया। दूसरा है सर का साउथ इंडियन बैंक, मेरे को लग रहा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है सिप्ला, जिसको आपको पोजिशनल एसआईपी मोड में लेना चाहिए। फोर्थ है ब्रिटानिया, जिसको आपको एसआईपी मोड में लेना चाहिए। फिफ्थ हो गया बीईएल, जिसको आपको एसआईपी मोड में भी यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये 5 शेयर आप अपने लिस्ट में तो बना के रखो। एक शेयर और है थॉमस कुक, बट वो किसी भी गिरावट में आप एक बार उस शेयर को यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंदर आपको एक अच्छा मिल जाएगा। एक सर का शेयर है HDFC AMC, ये भी अगर आपको कभी डिप में मिले या कभी मौका लगे तो आप एक बार इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये शेयर कुछ एक आपकी लिस्ट में है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। सर मैं एक शेयर आपसे थोड़ा और पूछना रह गया है, अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, डीएलएफ भी है क्या सर आपकी लिस्ट में? डीएलएफ डिम्पी जी, एक मैं थोड़ा सजेशन दूंगा, आपने जो कहा उसमें सभी स्टॉक सही थे। एक थॉमस कुक था, वो ट्रेडिंग बाय है, और अच्छा, उसमें उसके आगे थॉमस कुक का आपने कहा ना मेरा स्टॉक था, हमने 26 में रेकमेंड किया था, और वो हाँ, मेरे ख्याल से फास्टेस्ट अप्रिशिएटर था। 10 यस ट्रेडिंग डेज यस, में 56 गया, 10 ट्रेडिंग डेज में डबल हो चुका स्टॉक। तो वो मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइन कीजिए, क्योंकि उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है अभी तक इतना इंप्रूव नहीं किया है। अगर चार्ट अच्छा में वो अच्छा पैटर्न बनता है जहां पे हम खरीद सकते हैं, तो मैं ये शो में वापस रेकमेंड करूंगा, और फास्ट मूवमेंट आएगा उसमें। करीब रफली मैं कह रहा हूँ करीब 40 टू 70 80 तक जाना मांगता है, लेकिन मैं वो चार्ट देख के जब भी आएगा तभी मैं कहूंगा। अभी वो इसमें आप ऐड मत करना, बाकी के स्टॉक बाय हटा ऑन दिया डिक्लाइन है। थॉमस कुक भी है, सर, लेकिन उसका एनवायरनमेंट इंप्रूव होना है। ठीक है सर, मैंने उसको हटा दिया। उसकी जगह ना एक शेयर मेरे से छूट गया था, तो हमारे दर्शक देखो याद दिला रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं टाटा पावर। जी हाँ, टाटा। टाटा पावर एक में से मिस हो गया था, तो देखो दर्शन शाह जी ने बकायदा लिख दिया सर टाटा पावर आपसे रह गया। हाँ तो अच्छा किया सर, आपने याद दिला दिया। तो टाटा पावर और जोड़ लिया, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीईएल, ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज, साउथ इंडियन बैंक, HDFC AMC और टाटा पावर, ये सारे शेयर्स हैं 2021 के अंदर, मेरे को लग रहा है कि अच्छे से चल जाएंगे। सर याद डीपी है? जी, ठीक है, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने हम्म जिस ऑर्डर में कहा, तो उसमें जो लास्ट इज द बेस्ट, वो भी मैं कहता हूँ कि आप एसआईपी कीजिए, लेकिन टाटा पावर से शुरू कीजिए। ये इसलिए ओके, मैं कह रहा हूँ टाटा पावर से शुरू कीजिए, क्योंकि जो कंपनी का यूनिट प्राइस कम होता है और हम्म परसेंटेज रिटर्न देने की क्षमता ज्यादा रहती है, उसमें आपका फोकस ज्यादा होना मांगता है, तो वो टाटा पावर से आपका हो जाता है।
क्योंकि इसमें 75-76 का जो प्राइस है, तो मेरा 85 के ऊपर जाएगा तभी ब्रेकआउट आता है, तभी इसमें बड़ा टारगेट आएगा। तो मैं तो कहूंगा 85 के ऊपर जाएगा तो एसआईपी बंद कीजिए और पूरा टाटा पावर में शिफ्ट भी कीजिए। और एक टाटा पावर का डेवलपमेंट है डिम्पी जी, मैं खाली वही ऐड कर रहा हूँ कि अभी जो टाटा सन्स और शाहपुर जी पालनजी में डिस्प्यूट हो रहा है, उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का टाटा सन्स का, टाटा ग्रुप और शाहपुर जी पालनजी में, तो वो जो है उसका टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग के ऊपर थोड़ा उसका वैल्यूएशन के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है। तो टाटा पावर एक 100 साल पुरानी कंपनी, इसके पास करीब 2 या 3% शेयर होल्डिंग है टाटा सन्स का। तो ये सभी टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग का वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो शायद ये एक ट्रस्ट को बेचेंगे या ट्रस्ट को प्लेस करेंगे, तो इसको कैश में पैसा यानी मोनेटाइज हो जाएगा, इसको उसका रेवेन्यू आ जाएगा। तो अभी तक पता नहीं है कि ये कितना होगा, क्योंकि टाटा सन्स के बाद पूरा टाटा ग्रुप का होल्डिंग है, तो वो पूरा टाटा ग्रुप का होल्डिंग में इसका 2 या 3% का स्टेक बनता है। तो वो अगर आता है तो इसका जो डेब्ट चल रहा है करीब 36,000 करोड़ का, वो भी काफी सारा कम हो जाएगा। सो दैट इज अनदर पॉजिटिव। बट जब भी वो होगा तभी वो एक्चुअली मैं कह सकूंगा अभी थोड़ा वो ग्रे एरिया है। अच्छा, हमारे सर एक व्यूअर भी हैं और व्यूअर का वो एनालिस्ट है मिस्टर दास, वो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक स्टेशंस वगैरह इंडिया में लगने लगेंगे ना बहुत तेजी से, तो उसके बाद टाटा पावर में भी बहुत अच्छे से मूवमेंट आएगा। एक ही उनका अपना भी ऑब्जर्वेशन है कि जब इलेक्ट्रिक स्टेशन इंस्टॉल होंगे इंडिया में, देन टाटा पावर विल डू दैट, वो बहुत अच्छे से मूवमेंट देगा। और मेरे को लग रहा है कि 2020 के अंदर सरकार इसको पूरा मन बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक स्टेशन की शुभ गणेश इसको कर दिया जाए और तेजी से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक स्टेशंस लगाए जाए। जी डिम्पी जी, ये दास साहब सही कह रहे हैं। 2025 तक, अभी तक ये कंपनी थर्मल पावर बनाती थी, तो 2025 तक ये कंपनी करीब ग्रीन पावर बनाने के आसपास चली जाएंगी। ग्रीन पावर में सोलर पावर आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएगा, तो उसका थर्मल जो पावर का बिजनेस था वो स्विच ओवर कर रही है टू अ मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। तो उसमें इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहता है ग्रीन एनर्जी में या सोलर एनर्जी में वो काफी कम रहता है कंपेयर टू जो थर्मल पावर है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इसका बिजनेस चल रहा है, इसने करीब 400 चार्जर्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स लगा दिए हैं। और मेरे ख्याल से जब भी ये कार्स आएंगे तो दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड चार्जिंग स्टेशन। जो अभी पेट्रोल पंप बन रहा है, तो वो पेट्रोल पंप अब जो दिख रहे हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के, तो शायद उधर आपको रिप्लेस होके क्या दिखेगा कि टाटा पावर का आपको चार्जिंग स्टेशन दिख रहा है। इसके 400 ऑल ओवर इंडिया पे रफली चार्जिंग स्टेशन है। तो ये जो आके जो रिप्लेसमेंट होगा पेट्रोल पंप टू चार्जिंग स्टेशन, और कार्स का भी स्विच ओवर हो जाएगा पेट्रोल पंप टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसका इसका मोनोपोली बन जाएगा और कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा कि आप, हाँ मेरे पास पावर तो है नहीं, चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं, तो कंपटीशन कौन करेगा? हार्डली 1 और 2 कॉम्पिटिटर रहेंगे। तो ये जाके मोनोपोली बिजनेस बनेगा। आस्ते आस्ते ये पिक्चर अनफोल्ड होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि 4-5 साल लगेगा ये पिक्चर इमर्ज होने को। तो इट इज टू प्रीमैच्योर, बट पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा प्रसाद सर, जब आप इतनी बात रख रहे हैं, तो क्या बैटरी वाली बिजनेस पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि अमर राजा बैटरी है, एक्साइड है, क्योंकि एक्चुअली जो मोड ऑफ फ्यूल है वो तो बैटरी ही हो रहा है, जैसे आप खुद बता रहे हैं, है ना? तो अमर राजा, एक्साइड जैसी 2 लिस्टेड कंपनीज में कुछ आपको दम दिखता हो, या इसी पूरी स्टोरी के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर जो हम देख पा रहे हैं सरकार की पॉलिसीज के अंदर, कि कोई और ऐसी कंपनी जो आपको लग रहा है कि इस बिजनेस से बड़े अच्छे से बेनिफिट उठाने वाली हो, ये जो चार्जिंग स्टेशन वाली है, या फिर जो सरकार की पॉलिसी चेंज हो रही है कि फ्यूल टू ग्रीन फ्यूल, इस वाली में? जी, आपका कहना एकदम सही है डिम्पी जी। और इसमें जो रहता है वो बैटरी का ही काम रहेगा। और रफली आप समझ लीजिए, मोटा मोटी ये पिक्चर होगा कि पेट्रोल या डीजल विल बी रिप्लेस बाय बैटरी। तो इसमें जो अपना जो लीडिंग कंपनीज है, जैसे कि एक्साइड है और दूसरा है अमर राजा बैटरी, इनको तो फायदा जरूर होगा। ये लोग ही आगे जाके कैप्चर करेंगे
दूसरा एक छोटा लिस्टेड कंपनी है एचबीएल पावर सिस्टम, तो ये भी आगे जाके मल्टी बैगर होगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब भी आज के तारीख में करीब 1200 करोड़ का ही है। लेकिन जो लीडर्स है जैसा एक्साइड है या अमर राजा है, तो वो लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन से 10 गुना या 15 गुना ज्यादा है। एचबीएल अभी तक जो चार्जिंग का बैटरी है वो नहीं बना रही है, लेकिन इज मेकिंग बैटरीज फॉर रेलवेज एंड डिफेंस, तो वो आगे जाके इसमें आ जाएगा, तभी उसका मार्केट कैप अच्छा खासा बढ़ेगा, अभी नहीं। बट ये कंपनी का मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको किसना मल्टी कैप जो आप देख रहे हैं मल्टी बैगर हो जाएंगे, तो इसमें होने की ज्यादा क्षमता बनती है। अमर राजा एंड एक्साइड आर सेफ प्लेस। तो सर मैं फिर एक काम करूं, क्या मैं क्या धीरे धीरे इन कंपनीज को, एचबीएल पावर को भी अपनी लिस्ट में डाल दूं? वैसे भी तो है 41 रुपए का शेयर। अगर आप इसको एसआईपी वाली कैटेगरी में डलवाना चाहते हो तो ठीक है, सीधा लेना है तो फिर एचबीएल को ले भी सकते हैं, 40 रुपए का तो शेयर है, थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं। नहीं डिम्पी, यहाँ पे एसआईपी इसमें मत कीजिए, क्योंकि ये 40 का जो प्राइस है, तो मेरे ख्याल से ये हम लोग ने करीब 12-15 में लिया हुआ है, अभी भी मेरे क्लाइंट्स के पास है, इसलिए मेरे को इसकी पूरी जानकारी रहती है। तो ये यहाँ से 75-80 तक जाएगा, वो डबल ही होगा, और डबल डबल होता है तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले एक ट्रेड दिया था, जैसे हमने कहा थॉमस कुक, वो 10 दिन में डबल हो गया, तो 40 का 75-80 जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो एसआईपी के इसके लिए आपको इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टॉक मान लो 70-80 जाता है, तो वहां से इसमें फॉल आएगा, वो फॉल वापस करीब 20-25 तक आ जाएगा, और तभी ये स्टॉक एसआईपी नहीं पूरा बाय कीजिए, एसआईपी भी कर सकते हैं तभी। तो ये थोड़ा लंबे रेस का घोड़ा है, अभी आप इसमें एसआईपी मत कीजिए। ठीक है, डन सर। अच्छा सर, बहुत सारे शेयर्स तो हमने आपसे ले लिए, मैंने अब लिस्ट ऑलमोस्ट सारी बनाई दी है आपकी। टाटा पावर, एचडीएफसी एएमसी, ग्रेफाइट, साउथ इंडियन बैंक, सिप्ला ब्रिटानिया, बेल और साथ ही एचबीएल पावर। इसके अलावा कोई एक और ऐसा कन्विक्शन वाला ट्रेड जो आज आप देना चाहते थे? तो मैंने तो आपसे पहले बहुत सारे शेयर्स ले लिए, बट फिर भी कोई एक ऐसा ट्रेड जो आपकी लिस्ट में हो? डिम्पी जी, अभी मैं जो कॉल दे रहा हूँ वो खाली शॉर्ट टर्म का रहेगा, यानी 2 या 1 हफ्ते के लिए पकड़ लीजिए। वो आज अभी आप नेक्टर लाइफ करके एक कंपनी है, उसका प्राइस करंट प्राइस चल रहा है 23.80। तो यहाँ पे जो आज का वॉल्यूम है वो करीब 35 लाख का वॉल्यूम है एनएसई में, और बीएसई में 4 लाख के ऊपर है। तो कल का वॉल्यूम जो एनएसई का था वो 3.5 लाख के नीचे भी था, तो आज का जो वॉल्यूम अभी तक का है वो 10 गुना बढ़ा है। दूसरी बात है, इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, तो ब्रेकआउट आया हुआ स्टॉक है, आपको इसको आज का लो यानी 21 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आपको खरीदने का है। टारगेट बनेगा 31 का, और बाद में फर्स्ट टारगेट 31, सेकेंड टारगेट 38। और ये स्टॉक में इतना वॉल्यूम हुआ है कि आज शायद इसमें सर्किट लग सकता है, बट मान लो अगर नहीं लगता है और ऐसा ही बंद आता है, तो मेरे हिसाब से कल अपर सर्किट जरूर लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट आया। तो सर यही ले लें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? फिर यहीं पे पोजीशंस को प्लस कर लें? जी हाँ, अभी भी आप ले सकते हो, 21 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, और मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल इसमें अपर सर्किट लगना चाहिए। ठीक है, डन। ये बहुत इंटरेस्टिंग शेयर आपने बताया, नेक्टर लाइफ साइंसेज। चार्ट पे भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, और नो डाउट आपने चार्ट के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी देखे होंगे। सर अगर आप वो भी बता पाए तो लगे हाथ वो भी बता दीजिए, अगर नेक्टर लाइफ के बारे में आपने थोड़ी बहुत फंडामेंटल स्टडी भी की हुई है तो। देखो, ये कंपनी लाइफ साइंसेस में है, जैसा बायोकेमिकल्स रहते हैं तो वो सब प्रोडक्ट बनाती है। और दूसरी बात ये बनती है कि इसका जो खासियत है कि ये स्टॉक ऊपर में करीब 60 का हाई के ऊपर था, ऑल टाइम हाई इसका 61 था। और अच्छी बात दूसरी ये बनती है कि इसका बुक वैल्यू जो है वो करीब 50 का बुक वैल्यू बनता है। तो ये सब पैरामीटर्स देख के आपको ये प्राइस में मिल रहा है, तो अच्छा है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दिस इज मोर ऑफ अ टेक्निकल कॉल रादर देन अ टेक्नो फंडा कॉल, और इसलिए मैं कहता हूँ इसमें स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है। और मान लो आज या कल में अपर सर्किट लगता है, तो आप खुद जान जाएंगे कि हाँ भाई, मेरा वेव काउंट एकदम सही था, इसमें अपर सर्किट लग गया, तो फिर ये 31 और 38 तक अगले 10-15 दिन में जरूर जाएगा।
जी सर, आपके शेयर पे तो किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। आई होप कि को बहुत बेहतरीन शेयर्स आपके चले। इससे पहले भी आपने काफी बार ये प्रूव किया, और बात बात प्रूव करने की नहीं है, बात शेयर के सिलेक्शन की है और बात नियत की है। बहुत अच्छे से साफ सुथरे शेयर्स बिल्कुल क्लीन होते हुए आपको मिल रहे हैं, अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, अच्छे बेहतरीन रेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही बस चाहिए होता है, यही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, यही चीज आप दे ही रहे हैं। आगे जो भाव है ऊपर नीचे होना है, किस स्पीड से होना है, वो बहुत हद तक मार्केट के अधीन भी हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। आज थोड़ा आपने समय ज्यादा भी लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब नए साल में थैंक आपसे यू। मुलाकात है, लेकिन 2020 में आपने हमारे साथ रहे, आपने डट कर हमारे साथ अच्छे सारे शेयर्स दिए, इसके लिए मैं आपका फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिंकी जी। थैंक यू सर। तो प्रसाद सर ने आपको बहुत सारे शेयर बता दिए। अब मेरे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी के पास एक बेहतरीन शेयर्स का खजाना रहता है, और अविनाश सर के पास भी ऐसे ऐसे शेयर्स उन्होंने हमको दिए, खासकर मिड साइज कैटेगरी के शेयर्स दिए हैं, जहां पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, अच्छा पोर्टफोलियो बना, और इस तेजी का भरपूर फायदा आप भी उठा रहे होंगे। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, पहले तो मैं ना आज आपसे सवाल पूछूं, इससे अच्छा ये है कि आप ही मेरे को बताइए कि आपके कन्विक्शन वाले सौदे कौन से हैं जो 2021 के अंदर चल जाए, तो यार मजा आए 2021 के अंदर। 1 2 5 10 जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हो, जिसको लेकर आपकी स्टडी अच्छी है, जिसको लेकर आपको लगता हो कि हाँ ये अच्छे से हो सकते हैं शेयर्स, आज आप बता दीजिए। मैं आज सवाल में पूछता हूँ, आप मेरे को वही शेयर्स ही बता दीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जैसे सबकी फरमाइश है तो मैं 2-3 शेयर बताता हूँ। पहला शेयर तो हाँ मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि हमको कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पे हमको एक एमएनसी कंपनी केएसबी लिमिटेड काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पहली बात तो कंपनी एक एमएनसी प्लेयर है। दूसरी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 1500 करोड़ के ऑर्डर है, करीबन 500 करोड़ के न्यूक्लियर प्लांट के पावर प्लांट के ऑर्डर है। कंपनी ने खराब साल में करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, और हमको लग रहा है कि आने वाला साल, यानी जो दिसंबर 20 की बात कर रहे हैं, अभी दिसंबर 20 खत्म हो जाएगा, दिसंबर 21 के लिए हमको लग रहा है करीबन 40 रुपए की अर्निंग कंफर्टेबली आएगी। तो यहाँ पे डिप्टी मुझे लग रहा है कि 860-870 का भाव कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो ये डिप्स में और करंट प्राइस पे जरूर खरीदना चाहिए। बहुत ही अच्छी वेल कंपनी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है, करीबन 80% डिविडेंड लास्ट ईयर दिया था, तो हर हिसाब से इसको खरीदना चाहिए। और दूसरा शेयर जो मैं बताना चाहता हूँ वो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है। कंपनी काफी वेल नोन है, कंपनी का नाम है जीएनए एक्सेल। ये करीबन 260-61 में चल रही है। कंपनी का जो मेन कस्टमर बेस है वो बेसिकली ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल और क्लास 8 ट्रक्स है। अभी इस कंपनी की खासियत है कि जो सेकंड क्वार्टर हो गया, काफी जोर का बाउंस बैक आ गया, और कंपनी ने कहा है कि इस साल हालांकि काफी बिजनेस उनका Q1 में उन्होंने लूज किया क्योंकि लॉकडाउन था, पर आने वाला साल जो FY22 है इसके लिए वो काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि करीबन 1000 करोड़ की टॉप लाइन और करीबन 65-70 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है, 21 करोड़ की इक्विटी है। कंपनी अच्छी खासी वेंडर जैसे महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फिर क्लास 8 ट्रक्स में जो यूएस की कंपनियां वहां पे सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 360-370 का एक साल का टारगेट पॉसिबल है। और तीसरा शेयर जो शायद काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, वो बेसिकली आंध्रा शुगर्स नाम की कंपनी है। ये बेसिकली शुगर वाली कंपनी नहीं है, ये स्पेशलिटी केमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है। डिम्पी, इस कंपनी की खासियत है कि ये कंपनी बहुत अच्छी डिविडेंड देती है। पिछले साल इन्होंने 20 रुपए डिविडेंड दिया था 10 रुपए पे, और अभी करीबन डिविडेंड यील्ड 6% चल रहा है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उम्दा है। कंपनी कॉस्टिक सोडा प्लेयर है, और करीबन 15 साल तक इन्होंने ये जो पिछले 15 सालों में कभी भी लॉस नहीं किया। सबसे बड़ी बात, करीबन 1450 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर था और 200 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 400 करोड़ की कैश है। तो हमको लग रहा है कि ये कंपनी की जो वैल्यूएशन है बहुत ही सस्ती है, करीबन 5 या 6 की पी पे मिल रही है। और हालांकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, अगर इस कंपनी की नियर टर्म की पॉसिबिलिटी देखें, क्योंकि कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कॉस्टिक सोडा पे लगाई है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन इस साल कम से कम 55 रुपए का ईपीएस और अगले साल 65 रुपए का ईपीएस आएगा। तो यहाँ पे करीबन 450 का प्राइस टारगेट पॉसिबल है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिए, इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड करंट प्राइस पे काफी अच्छा है। ठीक, तो आपने 3 शेयर दिए सर, केएसबी, दूसरा जीएनए एक्सेल, और तीसरा हो गया आंध्रा शुगर। ये अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स हैं जो कंपनीज की वैल्यूएशन और कंपनीज के आने वाला फ्यूचर्स को देख के दिए गए हैं, कि जिनमें बेहतरीन प्राइस आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। अब मैं सर थोड़ा कैटेगोरिकली पूछना चाह रहा हूँ।
अगर मेरे को बैंक में कोई शेयर देखना हो जो 2021 के अंदर लग रहा है अभी भी दम रकम रखता है, वो कौन सा है? सारी राइडर्स ओपन है सर। आप सरकारी, गैर सरकारी, छोटा शेयर, बड़ा शेयर, बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंशियल, कुछ भी इसमें से दे सकते हैं जो बैंक के इतर सेवाओं जैसा हो या बैंकिंग सेवाओं जैसा हो, कोई भी एक ऐसा। नहीं, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अगर देखिए दो कैंडिडेट्स में दूंगा, एक तो सरकारी और एक प्राइवेट। प्राइवेट में हमको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे वेल पोजीशनड है, क्योंकि इनके पास नॉट ओनली कोर बैंकिंग बिजनेस है, लेकिन उनके पास इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट है। तो इसका सारा प्रभाव शेयर के प्राइस पे मिलेगा, और हमको लग रहा है कि यहाँ से भी एक 100 रुपये ऐड कर दीजिए करंट प्राइस पे, ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आईसीआईसीआई बैंक FY 22 और 23 के लिए बहुत ही दमदार नंबर दिखाएंगी। मोरेटरम का नंबर भी इनके लिए काफी कम हो चुका है, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में होगा। और दूसरा जो पीएसयू बैंक हमको पसंद है वो एसबीआई। डिम्पी, ये स्टॉक चला नहीं है, लेकिन अगर इस कंपनी की कोर बिजनेस देखे, उनकी सब्सिडरीज को देखे, और जिस प्रकार की इनके बिजनेस अभी एसोसिएट में एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, और आगे चल के एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है वो भी हो सकता है कि पब्लिक इशू करे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। करंट लेवल्स पे ये दोनों शेयर्स में अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 20-25% का अपसाइड तो कंफर्टेबली पॉसिबल। सर कोई एक ऐसा शेयर जो रूरल इंडिया से कनेक्टेड हो, क्योंकि 2021-2022 हमको लग रहा है सरकार जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क ले रही है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट रूरल इंडिया में स्पीड से पहुंच सकता है, चाहे वो फाइबर कनेक्टिविटी स्पीड से बढ़ाई जा रही हो, चाहे वो फार्मर्स को लेकर जो बिल बातचीत चल रही है, अभी तो खैर अनसर्टेन है जो भी हो रहा है, तो कोई रूरल इंडिया से कनेक्टेड शेयर तो 2021 के अंदर अच्छी नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 2-3 विकल्प है। इनफैक्ट रूरल इंडिया तो हमारी काफी पसंदीदा थीम है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए 2-3 स्टॉक, हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है एमएनएम है। हमको लग रहा है कि 850 पौने 900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि ट्रैक्टर और ऑटो ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, और ट्रैक्टर मार्केट में अनुमान है कि इस साल, दैट इज FY 21 जो आने वाला साल आएगा, कम से कम 12-13% की ग्रोथ रहेगी। प्लस इनके लिए बेनिफिट ये है कि काफी दूसरी कंपनीज भी इनके अंडर है, जैसे टेक महिंद्रा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, काफी कंपनीज है जो इनको और स्ट्रेंथ देती है। तो एक तो एमएनएम रहेगा, दूसरा स्टॉक रहेगा बेसिकली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ये पीवीसी पाइप्स बनाती है, और रूरल इंडिया में जिस प्रकार का इरिगेशन और वाटर का काम ये कर रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छी तेजी आएगी। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दूसरा विकल्प रहेगा। और तीसरी कंपनी जो एग्रो स्पेस में काफी पिट चुकी है वो है यूनाइटेड फॉस्फोरस। हमको लग रहा है कि यूपीएल दूसरे पेस्टिसाइड कंपनीज के मुकाबले में थोड़े बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज या थोड़ा न्यूज फ्लो के कारण नेगेटिव है, लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली एग्रो है, जो नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इवन इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूरोप और यूएस से आता है। तो यहाँ पे अच्छा विकल्प है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि मार्केट में इस समय कोई भी शेयर सस्ता और रीजनेबल मिलना थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है इन्वेस्टर्स को। तो ये 2-3 शेयर्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि कम से कम 15-20% के अपसाइड आ सकते हैं। ये सारे 3 शेयर लार्ज कैप है, मिड कैप नहीं है, तो मेरे ख्याल से 15-20% रिटर्न शुड भी रीजनेबल आगे चल के आने वाले साल। अब एक सेगमेंट और है सर जिसके बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ। दो एक्चुअली थोड़े मार्केट के हेज भी हैं, एक आईटी और फार्मा। इन दोनों के ऊपर जो फॉरेन करेंसी का बिजनेस है, यानी कि जो फॉरेन से पैसा लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, वही इनका मेन कोर है अगर कुछ बड़ी कंपनीज की बात बोले तो। इन दोनों सेगमेंट में से कोई भी एक या दो शेयर आप और बताना चाहें 2021 के लिए, क्योंकि आपने बैंकिंग में बता दिया, रूरल में बता दिया, ओवरऑल शेयर बता दिए। ये दो सेगमेंट थोड़े टिपिकली हेज भी हैं और थोड़े फॉरेन डिपेंडेंस है इनकी, तो इन दोनों सेगमेंट में से कोई फार्मा और आईटी में हमको 2 शेयर्स काफी पसंद है। एक तो जो रीजनेबल वैल्यूएशन वाले हैं वो बेसिकली इन्फोसिस है, और दूसरा रहेगा HCL टेक। हमको लग रहा है कि डिम्पी अगर टीसीएस की वैल्यूएशन देखे और ये 2 कंपनीज की वैल्यूएशन देखे तो दोनों ही कंपनीज आगे चल के बेहतरीन काम करेगी। होपफुली यूएस में बाइडेन साहब जनवरी में आएंगे और नया पद संभालेंगे, तो आईटी के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। तो इन्फोसिस और टिपिकली HCL टेक, और छोटे में इंटेलेक्ट डिजाइन, ये काफी वेल मैनेज एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है। तो जिन निवेशकों को प्रोडक्ट आईटी कंपनी में निवेश करना है, इनके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन अभी भी काफी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और दूसरी बात, फार्मा में हमको लग रहा है कि जो फ्रंटलाइन प्लेयर्स है जैसे कि डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि सन फार्मा में हमको लग रहा है अभी भी काफी तेजी पॉसिबल है। और डॉक्टर रेड्डीज को तो कोविड वैक्सीन का भी एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खबरें आ रही है कि ये कोई इंटरनेशनल वैक्सीन प्लेयर के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो इसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा में, और अगर आप टिपिकली रूरल की बात करें तो महिंद्रा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फार्मा और आईटी ये डिफेंसिव प्लेयर्स रहेंगे, यहाँ पे कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, बट यस ये आपके कैपिटल को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। बस एक आखिरी सेगमेंट अविनाश सर, उसके बाद मैं आपको फ्री भी करूंगा, और वो है सरकारी वाला, सरकारी कंपनीज का सेगमेंट, जहां पे सरकार भी बहुत तेजी से आगे आना चाहती है, और हमको भी लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छी से अनलॉक की जा सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसी डेड एंड में पड़ी हुई थी। अब सरकार भी मेहनत कर रही है, कुछ कंपनीज की अपनी बैलेंस शीट भी ठीक हो रही है। वहां पर आप कौन सी कंपनीज का वैल्यूएशन दोगे? इनफैक्ट डिम्पी 2-3 कंपनीज है जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। एक तो जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है बीपीसीएल है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे एसेट की जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा कंपनी के करंट मार्केट कैप से, और मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में ये डाइवेस्टमेंट होगा। फाइनली कौन खरीदार आता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इवेंट ड्रिवन कॉल लेना चाहता है तो करंट प्राइस पे भी खरीद लिए, हमको लग रहा है काफी अच्छी अपसाइड यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और दूसरा जो शेयर हमको काफी पसंद है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को सिग्निफाई करता है, वो राइट्स है। राइट्स की खासियत है डिम्पी की, करीबन 60 से 65% का जो मार्केट कैप है वो कंपनी कैश में होल्ड करता है, यानी कैश इन्वेस्टमेंट्स कंपनी में बहुत है। प्लस कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है, कंसल्टेंसी बिजनेस है, करीबन 34-35% के मार्जिन पे काम करता है, और हमको लग रहा है कि डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे देते हैं। लास्ट ईयर करीबन 12 या 13 रुपए की डिविडेंड दिया था इस कंपनी ने। यहाँ पे 350 का टारगेट कंफर्टेबली आना चाहिए। और तीसरी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पे एक बायबैक हो रहा है, करीबन 2 डिजिट वाला स्टॉक है। ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, ये भी बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, जीरो डेट बिजनेस है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है। तो जैसे जैसे ऑयल गैस सेक्टर में इनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी, ऑलरेडी इनकी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 140-150 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया, राइट्स, और मुझे लग रहा है कि टिपिकली ये 2-3 जो पीएसयू वाले शेयर्स है यहाँ पे नजर रखिए। सारे शेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन गिने चुने शेयर्स जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता है, जहाँ पे स्टोरी बन रही है, वहां पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। इंटरेस्टिंग, बहुत सारे शेयर्स आपने बताया, इंजीनियर्स इंडिया हो गया, राइट्स, बीपीसीएल हो गया, 3 सरकारी कंपनीज में से, इन्फोसिस, आईसीएल टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये आईटी हो गया, फिनोलेक्स, एम&एम, ये रूरल इंडिया से आ गई, आंध्रा शुगर, जीएनए, और इसके अलावा अब केएसबी पंप, ये कुछ एक बहुत सारे शेयर्स हैं जो आज अपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर, थैंक यू वेरी मच। आज वैसे टिपिकली हमारा ऐसे नहीं था कि हम आपसे यही शेयर पता करते, और आप भी इस मुंह से नहीं आएंगे 2021 के शेयर बताएंगे, बट योगानुयोग ऐसा ही हुआ, हमने पूछ लिया और आपने भी खुले दिल से बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इनफैक्ट डिम्पी जी, आपको और आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। आई मीन आने वाला साल बहुत अच्छा रहे आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नए साल में आपसे मुलाकात होगी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारे तरफ से। थैंक यू वेरी मच।